हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी सेकंड ईयर के अंदर स्टैटिक्स बुक चल रही थी हमारी, जिसमें मैंने आपको एक टॉपिक शुरू करवा दिया था। ठीक है, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, साम्यावस्था की। तो उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चंस करवा दी थी। मैंने बोला था कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे, तो आप ट्राई कीजिएगा। अभी हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है उस पर। तो हमारा जो टॉपिक है ये थोड़ा सा एक नोट है ये, मतलब एक तरीके से। वैसे तो इसका डेरिवेशन भी है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसके स्टेटमेंट में चलते हैं, क्योंकि इसके स्टेटमेंट का यूज आगे क्वेश्चंस में आने वाला है। ठीक है, तो हम चलते हैं इस पे। तो इसको नोट लगा के लिख लो कि नोट में क्या है कि वो बोल रहा है कि अगर किसी पिंड पर क्रियाशील तीन समतलीय बल, मतलब अगर किसी एक पिंड के ऊपर तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे किसी पिंड पर क्रियाशील तीन समतलीय बल, मतलब किसी पिंड पर अगर तीन बल कार्यरत है, उसे साम्यावस्था में रखते हो, उसे साम्यावस्था में रखते हो, तो वे बल एक बिंदु पर मिलेंगे। तो वे बल एक बिंदु पर मिलेंगे या समांतर होंगे। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट का यूज अपने क्वेश्चंस में करने वाले हैं। वो वहां पे क्वेश्चन के अंदर हमें एक बॉडी दे दी जाएगी, उस बॉडी पर वो बोलेगा इतने सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, ये मैक्सिमम तीन ही फोर्सेस होंगे वैसे तो वो बोल रहा है कि अगर तीन फोर्सेस उस पर काम कर रहे हैं, तो उन फोर्सेस का वो बोल रहा है कि उस फोर्सेस के कारण वो बॉडी क्या होगी, उसे साम्यावस्था में रखेगी। सॉरी, फोर्सेस उन बॉडी को क्या करेंगे, साम्यावस्था में रखेंगे। अब वो अगर वो साम्यावस्था में है, तो वो जितने भी फोर्सेस उस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं ना, तो वो सारे के सारे फोर्सेस या तो किसी एक फिक्स पॉइंट के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो आपको इस तरीके से कोशिश करनी है कि वो तीनों के तीनों फोर्सेस एक फिक्स पॉइंट पर मिल जाएं, या फिर वो क्या करेंगे, या फिर वो तीनों के तीनों बल क्या हो जाए, आपस में समांतर हो जाए। ठीक है, तो मेन हमें इतना ध्यान रखना है क्वेश्चंस के अंदर कि हमें सारे के सारे फोर्सेस को एक पॉइंट पर मिलाना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस में आएगा यूज, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि बॉडी एक तो होनी चाहिए, बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस काम करने चाहिए। ठीक है, और उन फोर्सेस के कारण वो बॉडी क्या होगी, साम्यावस्था में होगी, यानी फोर्स उन बॉडीज को क्या करेंगे, साम्यावस्था में रखेंगे। ठीक है, तो फिर वो बोलेगा कि अगर साम्यावस्था में रखते हैं, तो वो सारे के सारे फोर्स जो उस पर लग रहे हैं वो एक फिक्स पॉइंट के ऊपर मिलते हैं, या आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लामीज थ्योरम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज क्वेश्चंस में आने वाला है, और एग्जाम में ऐसे भी पूछ ली जाती है लामी की थ्योरम का स्टेटमेंट एंड जो भी इसका डेरिवेशन है। और डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इसके फॉर्मूला पे चलती हूँ कि होता क्या है। तो सबसे पहले लामी थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। वो बोल रहे हैं कि किसी बिंदु पर क्रियाशील तीन बल यदि साम्यावस्था में हो, किसी बिंदु पर क्रियाशील तीन बल यदि साम्यावस्था में हो, तो एक बल, तीनों में से एक बल या प्रत्येक बल, तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के मध्य कोण, दो बलों के मध्य कोण के साइन के समानुपातिक होता है। ये थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। वो बोल रहे हैं कि किसी एक पॉइंट पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो तीनों के तीनों बल क्या है, साम्यावस्था में है। तो इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं अपन, हमें ये हमारे पास कोई बिंदु है। ठीक है, इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, और एक फोर्स लग रहा है इस तरीके से। ठीक है, इस पर मान लिया कोई P फोर्स लग रहा है, इस पर लग रहा है कोई Q फोर्स, और इस पर R ये फोर्स लग रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि तीन बल इस पे काम कर रहे हैं, तीनों के तीनों बल आपस में क्या है, साम्यावस्था में हो, तो प्रत्येक बल, हर एक बल
अन्य दो बलों के मध्य कोण के साइन के समानुपाती होता है। मतलब मान लो पी की बात कर रहे हैं अपन, तो बोला ये वाला जो बल है अन्य दो बलों के मध्य का जो एंगल होगा ये, इसको मान लिया मैंने अल्फा, ठीक है, इसके साइन के समानुपाती होता है। अब मैं क्यू की बात कर रही हूँ तो क्यू के लिए इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा वो मान लिया मैंने बीटा, और आर के लिए इन दोनों के बीच में ये एंगल बनेगा वो मैंने मान लिया क्या है गामा। तो इससे हमारे पास क्या बनती है लामीस थ्योरम कि वो बोल रहे हैं कि ये पी जो बल है वो समानुपाती होता है अन्य दो बलों के बीच बन रहे एंगल के साइन के। तो साइन अल्फा बराबर क्यू अपॉन में इन दोनों के मध्य बन रहे कोण यानी बीटा, यानी साइन बीटा बराबर आर पी और क्यू के मध्य बन रहे एंगल के साइन के यानी साइन गामा। तो ये जो होता है हमारा लामीस थ्योरम का वो होता है थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और क्वेश्चन जब करेंगे तो क्वेश्चन में भी हमें ये थ्योरम कई बार यूज आती है। वहाँ पे अगर तीन फोर्स काम कर रहे हो इस तरीके से एंगल का कोई रोल चल रहा हो कि हम एंगल वाइज इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो हम लामीस थ्योरम को उसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये लामी की थ्योरम को स्टेटमेंट ध्यान रहना चाहिए, स्टेटमेंट ही पूछा जाता है, ठीक है, कि किसी एक बिंदु पर अगर तीन बल क्रियाशील है और तीनों बल अगर साम्यावस्था में है तो प्रत्येक बल जो होगा अन्य दो बलों के मध्य बल में एंगल के साइन के समानुपाती होता है। तो ये ठीक है, ये होगी लामीस थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम को एमएन थ्योरम भी बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम या एमएन थ्योरम, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम का सीधा सा आपको ध्यान रखना है, इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। वो बोल रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी के आधार पर एक ट्रायंगल बनाते हैं अपन, ठीक है, ये ट्रायंगल एबीसी है और वो बोल रहे हैं इसके आधार पर कोई पॉइंट पी है जो इस ए बी को एम और एन अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। और जो हमने सी को पी से ज्वाइन कर दिया, सी को पी से ज्वाइन करने के बाद हमें सीपी रेखा मिली। ओवर जो सीपी रेखा है वो एंगल सी को दो एंगल अल्फा एंड बीटा के अंदर डिवाइड कर रही है, ठीक है। और ये एंगल हमने मान लिया कि कितना है, थीटा है, ठीक है। ये चीज हमें लिखनी है कि एक ट्रायंगल एबीसी लेना है और ट्रायंगल एबीसी के अंदर जो पी पॉइंट कोई बिंदु पी है, ठीक है, यानी ट्रायंगल एबीसी के अंदर रेखा ए बी पर यानी आधार ए बी पर कोई पॉइंट पी है जो ए बी आधार को दो पार्ट या दो अनुपात एम और एन के अंदर विभाजित कर रहा है। और हमने क्या करा, किसी उसके शीट सी से बिंदु पी को ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद जो रेखा सीपी है उसने एंगल सी को दो पार्ट अल्फा एंड बीटा के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब डिवाइड कर दिया तो इस तरीके से फिर हमने ये वाला जो एंगल था सी पी बी, इस एंगल को मान लिया हमने क्या है, थीटा है। तो यहाँ से एमएन थ्योरम को जो पूरा वैसे तो सॉल्यूशन है, ठीक है, पर नहीं हमें सिर्फ डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है कि फॉर्मूला उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर यूज आता है। अगर क्वेश्चन के अंदर इस तरीके की कोई फॉर्म बन रही है, यहाँ एंगल थीटा है, रेशो दे रखा है और यहाँ पे अल्फा और बीटा कोई तो एंगल दे रखे हैं, तो उस केस के अंदर हम उसके अंदर एमएन थ्योरम यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला दो बनते हैं, एक फर्स्ट तो बनता है इसका m प्लस एन कोट थीटा बराबर एन कोट अल्फा माइनस एन कोट बीटा, एक तो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। और सेकंड फॉर्मूला क्या बनता है इसका, m प्लस एन कोट थीटा बराबर एम कोट ए माइनस एम कोट बी, यानी एन कोट ए माइनस एम कोट बी। ये इसका फॉर्मूलाज है, मतलब दो फॉर्मूले हैं इसके एमएन थ्योरम के। आपको दोनों ही याद रखने हैं और दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है जब अपने क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये थी लामीस थ्योरम एंड एमएन थ्योरम, और जो भी मैंने स्टेटमेंट जो पहले लिखवा दिया है कि तीनों बल एक बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। तो वो तीनों चीजों का यूज करते हुए हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमएन थ्योरम आगे भी यूज आने वाला, तो आपको याद भी रखने जरूरी नहीं है सिर्फ इसी में ही, अगर भी आगे चैप्टर करेंगे, ठीक है, उन चैप्टर्स के अंदर भी ये लामीस थ्योरम का यूज होता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हमने लेते हैं इस पे क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉब्लम वो बोल रहा है कि एक भारी एक समान छड़ प्रॉब्लम है कि एक भारी
समान छड़, सिरों पर 2 रस्सियां बांधकर छड़ के सिरों पर एक समान 2 रस्सियां, दो रस्सियां बांधकर एक फिक्स पॉइंट से लटकाया गया है, एक नियत बिंदु या फिक्स पॉइंट। नियत बिंदु से लटकाया गया है। यदि रस्सियों और छड़ की लंबाइयों में अनुपात रस्सी व छड़ की लंबाइयों में अनुपात कितना दे रखा है? अनुपात है 2:3:4 हो तो प्रूव करना है, कि रस्सियों में तनाव और छड़ का भार जो है इस अनुपात में होगा, कि रस्सियों में तनाव तथा छड़ का भार 2:3:10 अनुपात में है। ये करना है हमें सॉल्व। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका मैं वर्किंग प्रोसीजर बता देती हूँ। करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बनाना है, कि जैसे जैसे वो बोल रहा है उस तरीके से आप यहाँ पे लोकेट करते रहो, कि जो भी हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, जो भी उसके अंदर है और जो हम जानते हैं वो हम उसके अंदर ठीक है कर देंगे। अब वो बोल रहे हैं कि डायग्राम बनाने के बाद आप उसके अंदर क्या ढूंढो, फिक्स पॉइंट ढूंढो कि फिक्स पॉइंट क्या है। ठीक है, क्योंकि हम उस स्टेटमेंट का यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर। स्टेटमेंट सबसे पहले लिखवाया था मैंने कि अगर किसी भी बिंदु पर अगर 3 फोर्स काम कर रहे हैं तो तीनों के तीनों फोर्स उस बॉडी को साम्यावस्था में रखेंगे और किसी ना किसी एक फिक्स पॉइंट पर मिलेंगे। तो हमें फिक्स पॉइंट ढूंढना है। तो सबसे पहले आप उसका डायग्राम बनाओगे, फिक्स पॉइंट ढूंढोगे, फिर आप देखोगे कि हम कौन सी थ्योरम का या कौन से रूल का यूज करेंगे हम उसका सोल्यूशन कर पाए। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। वो बोले कि एक भारी एक समान छड़ है, उसके सिरों पर 2 रस्सियां बांधी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से हमने छड़ बना ली। ठीक है, ये हमारी कोई छड़ है और इसको हमने थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको, ये इसको नेम दे दिया हमने ए भी कोई छड़ है। वो बोल रहे हैं कि इसके दोनों सिरों पर क्या बांधी हुई है, रस्सियां बांधकर उसको एक नियत बिंदु से लटका दिया। किसको? छड़ को। तो हमने इसके सिरे पर 2 रस्सियां बांध दी इस तरीके से, मतलब एक रस्सी AO है, एक रस्सी BO है। इन दोनों रस्सियों को बांध दिया, ठीक है, और O पॉइंट को इस तरीके से लटका दिया, छड़ नीचे लटक रही है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट से लटका हुआ, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, फिक्स है, क्योंकि इस बिंदु से बंधा हुआ है पूरा का पूरा ढांचा। तो ये इसका मतलब क्या है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है, क्योंकि इस फिक्स पॉइंट से बंधी हुई है। अब A और B 2 रस्सियां हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनके अंदर कुछ ना कुछ तनाव भी होगा, क्योंकि रस्सी में तनाव होता है और छड़ के अंदर हमेशा प्रणोद होता है, थ्रस्ट। ठीक है, वो आगे आएगा। पर तनाव देखो अगर, और तनाव की दिशा क्या होती है, हमेशा फिक्स पॉइंट की ओर होती है। तो A और रस्सी के अंदर तनाव फिक्स पॉइंट की ओर इस तरीके से होगा। इसको मान लिया क्या, T1। ठीक है, और BO में तनाव इस तरीके से होगा फिक्स पॉइंट की ओर, इसको मान लिया क्या, T2। अब बात आती है कि अब छड़ है, अब देखो छड़ लटक रही है, तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई भार बल भी होगा जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा के अंदर होगा, और गुरुत्वाकर्षण की दिशा हमेशा नीचे की ओर होती है, और छड़ का भार हमेशा केंद्र में काम करता है। छड़ का भार हमेशा इसके केंद्र में काम करता है, और केंद्र में काम करता है मतलब W वेट होगा उसका, और W हमेशा नीचे की ओर लटक रहा होगा गुरुत्वाकर्षण की दिशा की ओर। वो W वेट हमने मान लिया जो कि छड़ का भार है। अब हमने क्या करा, अब हमने इसको नीचे लटका दिया। अब थोड़ा और करो इसको, कि थोड़ा नीचे बढ़ा दो इसको इस तरीके से। ये बढ़ा करके हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया B से और A से इस तरीके से। ये हमने खुद की तरफ से कंस्ट्रक्शन करी है कि हम क्या करते हैं, इस वेट वाली जो मतलब वेट लटक रहा है उसको हमने क्या कर दिया, नीचे और बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद हमने उसको B और A से ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया C। अब उस स्टेटमेंट का यूज करते हैं।
स्टार्ट के अंदर जो मैंने लिखवाया था कि अगर कि पहले देखो कि उस बॉडी के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, एक 2 तनाव बल है और एक भार बल है। तो इस पूरी बॉडी के अंदर 3 बल हैं, 2 तनाव और एक भार। और वो क्या कर रहे थे कि 3 बल हैं तो वो उस बॉडी को साम्यावस्था में रखते हैं। और अब तब क्या करो, तीनों को वो बोला कि साम्यावस्था में रखते हैं तो तीनों के तीनों बलों को किसी एक फिक्स पॉइंट से ज्वाइन कर दो। अब फिक्स पॉइंट हमारा O था, ये दो तो ऑलरेडी ज्वाइंट है इस पॉइंट पर, हमें सिर्फ W को ज्वाइन करना है। उसको ज्वाइन करने के लिए हमने O को मिला दिया इस पॉइंट से, इस तरीके से, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो तीनों के तीनों फोर्स O पॉइंट पे ज्वाइन हो गए, T1 भी इस पे है, T2 भी इस पे है, W भी इस पे है, ठीक है। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया और ये गुरुत्वाकर्षण मतलब इसका गुरुत्व केंद्र था छड़ का, क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र के ऊपर एक भार बल लटक रहा होता है और गुरुत्व केंद्र को G से शो करते हैं। तो मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया क्या, G। तो सारे के सारे फोर्स O पॉइंट पे मिल गए। तो डायग्राम समझ में आया होगा। अब बात करते हैं जो हमें ये चीजें दे रखी हैं। तो डायग्राम में तो जो भी मैंने काम करा है आपको लिखना है किस तरीके से कि माना A भी कोई छड़ है, ठीक है, और उसके सिरे A और B पर 2 रस्सियां A और B लटकी हुई हैं, ठीक है। अगर ये दोनों रस्सियां हैं तो दोनों के बीच में तनाव T1 एंड T2 होगा। तो A के अंदर तनाव T1 एंड B के अंदर तनाव T2 है, ठीक है। और गुरुत्व A भी छड़ अगर लटक रही है तो उसका कोई गुरुत्व यानी उसका कोई भार बल भी होगा, तो उसके गुरुत्व केंद्र से लटक रहा होगा, तो वो भार बल हमने मान लिया W, जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा की ओर उसकी दिशा होती है। तो नीचे की ओर लटक रहा है इस तरीके से। फिर हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया नीचे, मतलब बढ़ा दिया C पॉइंट पर, फिर C को ज्वाइन कर दिया B और A से। अब वो स्टेटमेंट का यूज करेंगे कि तीनों के तीनों बल किसी मतलब वहां पे लिख देंगे कि अगर पिंड साम्यावस्था में है तो तीनों बल, कौन कौन से बल, तीनों बल T1 T2 एंड W किसी एक फिक्स पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। ये हम जानते हैं कि अगर वो तीनों बल उस बॉडी को साम्यावस्था में रख रहे हैं तो वो तीनों के तीनों बल किसी एक फिक्स पॉइंट पर मिलेंगे। और हमें वो बोल रहा है कि बाय क्वेश्चन से हमें दे रखा है कि रेशो दे रखा है किसका, यदि रस्सियों और छड़ की लंबाइयों में अनुपात इतना हो। अब रस्सियों का अनुपात तो 2 और 3 दे रखा है। रस्सियां कौन सी, AO और BO है। तो AO अनुपात BO अनुपात छड़ क्या है, AB। इसका अनुपात हमें कितना दे रखा है, 2:3:4 ये दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको अनुपात को अलग अलग कर लेते हैं। माना AO कितना है 2x मान लो, BO को मान लिया 3x एंड AB को मान लिया 4x, ये मान लिया, ठीक है। हमने इन तीनों मतलब जो भी हमारे पास लग रहे थे लंबाइयां थी, ठीक है, रस्सियों की, उन दोनों रस्सियों की लंबाइयों को मान लिया 2x एंड 3x और छड़ की लंबाई मान ली AB कितनी 4x। ये मानने के बाद अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि तीनों के तीनों फोर्स किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं फिक्स पॉइंट की ओर, तो उसमें हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाय लामीज थ्योरम, बाय ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल आपने पढ़ा होगा किस तरीके से, तो मैं बताती हूँ अभी। ट्रायंगल रूल क्या होता है कि जिस दिशा के अंदर जो बल लग रहा होता है उसके अपोन में आता है। जैसे AB दिशा के अंदर कौन सा बल लग रहा है, हम लिखते हैं W, तो AB के अपोन में वो बल आता है, ठीक है, W फोर्स आता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब जैसे T1 फोर्स की बात कर रहे हैं। अब T1 फोर्स है हमारा AO की दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो T1 फोर्स है वो किस दिशा में लग रहा है, AO, तो अपोन में क्या आ जाएगा AO, ये हमारा ट्रायंगल रूल है। और तनाव T2 है वो किस दिशा में लग रहा है, BO, तो अपोन में आ जाएगा BO। फिर आ जाएगा भारबल W, ठीक है, भारबल W वो किस दिशा में लग रहा है, देखिए वो दिशा उसकी वही लेनी होती है कि अब भारबल कहाँ से लटक रहा है, G से लटक रहा है नीचे की ओर, ठीक है। और G की फिक्स पॉइंट से दूरी कितनी है O, तो फिक्स पॉइंट से दूरियां लेनी है इनकी, ये फिक्स पॉइंट से ली हुई है A और BO। अब इसका मतलब जो G लग रहा है, G की दूरी भी फिक्स पॉइंट से लेनी पड़ेगी और G की फिक्स पॉइंट से दूरी कितनी है OG, ठीक है। तो अपोन में कितना आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा OC, क्योंकि भारबल लटक रहा है G पॉइंट से नीचे की ओर W, और टोटल लेंथ लेनी होती है हमें
तो इस पूरी OC रेखा के अंदर W भार लग रहा है। जैसे इस पूरी OB रेखा के अंदर तनाव T2 था, OA रेखा के अंदर तनाव T2 था, तो OC रेखा के अंदर तनाव कितना है W, तो अपॉन में क्या आ जाएगा W। अब वो बोल रहे हैं कि जो OC है, OC को आप क्या लिख सकते हो, OC को आप 2OG, और ये C B को C तक उतना ही बढ़ाना उतना है जो होता है जितना OB बढ़ा हुआ है, ठीक है, और जितना OA बढ़ा हुआ है उतना ही हमें AC बढ़ाना होता है, और जितना OG है उतना ही GC होना चाहिए। इतना हमने, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन हमने खुद की तरफ से करी, इसका मतलब ये और ये समांतर होने चाहिए, सॉरी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अब OC है, तो OC टोटल क्या है, इसको अपन लिख सकते हैं 2OG, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे 2OG। T1 अपॉन में AO इज इक्वल टू T2 अपॉन में BO इज इक्वल टू W अपॉन में 2OG लिख सकते हैं, ठीक है। अब AO कितना था 2x, तो अपॉन में 2x, और T2 अपॉन में 3x, तो 3x, एंड W अपॉन में 2OG। अब हमें OG निकालनी है, तो OG निकालने के लिए माध्यिका रूल आपने पढ़ा होगा, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, इन ट्रायंगल AOB OG क्या है, माध्यिका है। आपने माध्यिका रूल पढ़ा होगा, ये इस ट्रायंगल में OAB के अंदर जो OG है वो इसकी माध्यिका है। तो हमने पहले क्लासेस के अंदर स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि अगर किसी ट्रायंगल ABC के अंदर AD को इसकी माध्यिका है तो उसको माध्यिका प्रूफ करने के लिए एक इक्वेशन निकलती है, वो इक्वेशन होती है ये, आपको इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, तब आपने प्रूफ करी हुई होगी पहले, ठीक है। अब यहाँ पर हम उसका डायरेक्ट यूज करेंगे कि OG क्या है, माध्यिका है। अगर OG माध्यिका है तो इक्वेशन होती है OA स्क्वायर प्लस OB की स्क्वायर इज इक्वल्स में 2AG स्क्वायर प्लस 2OG स्क्वायर, ठीक है, AG स्क्वायर प्लस 2OG स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखनी है इक्वेशन। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, और ये हम काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज तो आ रखी है सारी की सारी, OG नहीं है, तो हम OG को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो OG फाइंड करने के लिए हम एक काम कर रहे हैं। तो OA कितना था, OA हमारे पास 2x, तो 2x की स्क्वायर प्लस OB कितना है 3x, तो 3x की स्क्वायर, AG कितना है AG, तो AG को आप क्या लिख सकते हो, देखो अब टोटल ये AB था, और G क्या होता है, गुरुत्व केंद्र होता है जो कि AB का मध्य बिंदु होता है, तो वहां से AG हम निकालना चाहे तो AG AB/2 होगा, ठीक है, AG क्या होगा AB/2 होगा, और AB कितना है 4x है, तो फिर AG कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो हम ये साइड में लिख लेते हैं कि AG इज इक्वल टू AB/2 होगा, और AB हमारे पास 4x था, तो ये AG कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब AG 2x है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 2.2x की होल स्क्वायर प्लस 2OG की स्क्वायर, क्योंकि OG हमें फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 8x स्क्वायर प्लस 2OG की स्क्वायर, ये करेंगे तो 30 माइनस 8x स्क्वायर इक्वल्स टू 2OG की स्क्वायर, तो 5 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2OG की स्क्वायर। यहाँ से हम निकालते हैं OG की वैल्यू, तो OG की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √5/2, OG की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/2 x स्क्वायर होगा, तो यहाँ से अगर OG निकालते हैं तो √5/2 और x बाहर ये निकल जाएंगे। अब ये वैल्यू उठा के हम रख देंगे ऊपर, जो कि इक्वेशन बनी थी हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, T1 अपॉन में 2x था, T2 अपॉन में 3x था, और W अपॉन में 2.OG था, ठीक है, 2.OG मतलब √5/2x, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे जब, तो x तो कॉमन आ जाएगा, तो T1/2 होगा, ठीक है, और T2/3 होगा, और इधर W के अपॉन में √10 होगा, ठीक है। तो अब उसने अपने को यही पूछा था कि दोनों में तनाव और भारबल का अनुपात क्रमशः ये होता है 2
2:3 and √10 का रेशो, यानी रस्सियों में तनाव और छड़ का भार जो है उनमें अनुपात 2:3:10 होता है। तो हमारे पास देखो कितना आ गया, 2:3:10। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः T1:T2:W कितना आ जाएगा, 2:3:√10। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो कहने का मतलब ये है कि आपको शुरू कहाँ से करना है क्वेश्चन, सबसे पहले आप उसका डायग्राम बना के रख लो। डायग्राम बनाने के बाद उसका फिक्स पॉइंट ढूंढो कि उस पूरी बॉडी का फिक्स पॉइंट कहाँ पे। अगर पहली बार तो क्वेश्चन में लिखा हुआ ही होता है, ठीक है। अगर नहीं है फिर भी आप ऐसा कोशिश करो कि फिक्स पॉइंट ढूंढो। जैसे गुरुत्व के अंदर एक फिक्स पॉइंट होता है, जैसे गुरुत्व केंद्र है वो एक फिक्स पॉइंट होता है। अगर कुछ भी नहीं दिया गया है क्वेश्चन में कि बॉडी यहाँ बंधी हुई है या कुछ भी, तो आपको उसके गुरुत्व केंद्र को ही उसका फिक्स पॉइंट लेके चलना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है, और फिक्स पॉइंट के बाद आपको सारे के सारे फोर्सेस को किसी उसी फिक्स पॉइंट से आपको ज्वाइन करवा करके, तो जैसे मैंने इसके अंदर ट्रायंगल रूल यूज करा है। क्यों करा है, क्योंकि इसके अंदर कोई एंगल कोई गिवन नहीं था। अगर एंगल गिवन हो तो अपने ट्रायंगल रूल की जगह पर हम लामीज थ्योरम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेती हूँ मैं लामी थ्योरम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है वो वाला क्वेश्चन। तो वो बोल रहे हैं कि एक 8 त्रिज्या का चिकना गोला मैं डायरेक्ट इसका डायग्राम भी बना रही हूँ और साथ में क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, देख लेना, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि 8 त्रिज्या का एक चिकना गोला एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे विरामावस्था में है। मतलब हमें एक गोला दे रखा है और जिसकी रेडियस क्या है, r है। तो ये हमें एक चिकना गोला दे रखा है ये, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि ये इसका सेंटर होगा और इसकी रेडियस r है। वो बोल रहे हैं कि इस गोले को एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे विरामावस्था में है। मतलब ये जो गोला है एक चिकनी दीवार के साथ चिपका हुआ है। तो हमें यहाँ पे एक दीवार ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास एक दीवार है, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि ये जो गोला है वो इस चिकनी दीवार के साथ ऐसे चिपका हुआ है, ऊर्ध्वाधर दीवार है, तो इसका मतलब इस तरीके से ड्रॉ करिए हमने दीवार, ठीक है। तो वो बोल रहा है इसके साथ इस तरीके से चिपका हुआ है और विरामावस्था के अंदर है, हिल डुल नहीं रहा है। और विरामावस्था में कैसे हो सकता है, अगर इसको किसी ना किसी दीवार के सारे किसी पॉइंट से बंधा हो तभी फिक्स हो सकता है ना, गोला थोड़ी दीवार पे लटक सकता है। तो विरामावस्था में हो ही नहीं सकता जब तक इसको किसी दीवार के साथ ऐसे किसी रस्सी के द्वारा किसी भी चीज के थ्रू बांध ना दिया जाए। अगर बंधा हुआ ऑब्वियसली बात तभी विरामावस्था में है। तो इसलिए वो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है इसके अंदर कि विरामावस्था में गोले की सतह के एक बिंदु पर L लंबाई की रस्सी बंधी है। तो गोले की सतह मतलब इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर हमें रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। अब वो बोल रहा है ना, क्योंकि ऐसे तो विरामावस्था में हो ही नहीं सकता सीधा गोला। तो उसने बोला कि गोले की सतह पर किसी एक बिंदु पर एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। और जिसका दूसरा सिरा जो है दीवार के एक बिंदु पर बंधा है, यानी इसका जो दूसरा सिरा है वो दीवार के किसी एक पॉइंट पर बंधा हुआ है। वो पॉइंट हमने ले लिया ये वाला, ठीक है। इस पॉइंट पर ये रस्सी है हमारी और इस पॉइंट से बंधा हुआ है, इस पॉइंट को नाम दे दिया C। तो अब C पॉइंट पर ये बंधा हुआ है ये पूरा का पूरा गोला, इसका मतलब C क्या है, फिक्स है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब C पर ये पॉइंट पे बंधा हुआ है। अब ऑब्वियसली बात है ये क्या है, एक रस्सी है। ये क्या है, एक रस्सी बंधी हुई है हमारे पास। तो रस्सी में कोई ना कोई तनाव भी होगा और तनाव की दिशा हमेशा फिक्स पॉइंट की ओर होती है। तो C हमारा फिक्स पॉइंट है, तो ये हमारे पास तनाव T है जो कि फिक्स पॉइंट की ओर लग रहा है, ये ले लिया। और वो बोल रहे हैं कि गोले की सतह के एक बिंदु पर L लंबाई की रस्सी बंधी हुई है। इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी है रस्सी की, ठीक है। इसकी लंबाई है हमारे पास L, ये लंबाई हमारे पास L दे रखी है, स्मॉल l। अब वो बोल रहे हैं कि रस्सी में तनाव ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, रस्सी के अंदर तनाव ज्ञात करना है। अब इसमें कुछ काम करते हैं अपन, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये इसको टच कर रहा है, गोला इसको टच कर रहा है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A। और इसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है, स्मॉल r। तो ये केंद्र से इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r, ठीक है। सेंटर को नाम दे दिया इसने G। क्यों दिया है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की यानी गोले का भी तो कोई भार बल होगा, तो वो भार बल हमेशा नीचे की ओर काम करता है। वो हमने नाम दे दिया कितना, W। तो W भार इसका नीचे की ओर काम कर रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है जो गोला है वो दीवार के साथ चिपका हुआ है, तो गोले के मतलब जो गोले का भार तो नीचे की ओर लटक रहा है, पर तो दीवार भी तो उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया लगाएगी, दीवार उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगी, प्रतिक्रिया बल लगाएगी।
वो प्रतिक्रिया बल हमने ले लिया, क्या आर जो है वो बाहर की ओर लग रहा है। हमने अब क्या कर दिया, जो ये पॉइंट था इसको ज्वाइन कर दिया हमने इससे, इसके सेंटर से इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया सेंटर से, ठीक है। ये ज्वाइन करने के बाद हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया डी, जिस पॉइंट पर रस्सी बंधी हुई थी, ठीक है, ये नाम दे दिया। और हमने क्या कर दिया, ये एंगल मान लिया कितना है, ये वाला एंगल थीटा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो हमने खुद की तरफ से क्या कुछ काम करा, एक तो इसका केंद्र था, ये सेंटर था, और सेंटर के मतलब गोला है तो उसको कोई ना कोई भार बल भी होगा जो नीचे की ओर काम कर रहा होगा, तो डब्ल्यू भार बल नीचे की ओर काम कर रहा है ये। अब ए के द्वारा इसमें प्रतिक्रिया लगेगी जो बाहर की ओर लगती है, तो प्रतिक्रिया इधर की ओर लगेगी, गोले की ओर, क्योंकि दीवार लगा रही है, ठीक है। और यहाँ से ये रस्सी बंधी हुई थी, जो तनाव था जो फिक्स पॉइंट की ओर होता था, टी सी की ओर लगेगा। फिर हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया इसके गुरुत्व केंद्र से, ठीक है, ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। अब टोटल सी जी बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखो हमें एंगल हमने मान लिया, अब एंगल माने तो इसके अंदर लामी की तरफ यूज हो सकती है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो भी हमने कंस्ट्रक्शन करी वो लिख देंगे। इस पर 3 बल कार्य काम कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे इस बॉडी पर 3 बल कार्यरत है, ठीक है। पहला कौन सा, तनाव बल, तनाव बल T है। दूसरा गोले का जो भार बल है वो क्या है, W है। और तीसरा प्रतिक्रिया बल, दीवार का प्रतिक्रिया बल क्या लग रहा है, R। तीनों बल इस पे लग रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि अगर साम्यावस्था के कारण, वही कंडीशन केस जो मैंने सबसे पहले लिखवाया था कि साम्यावस्था के कारण तीनों बल एक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। और वो बिंदु फिक्स पॉइंट होना चाहिए। फिक्स पॉइंट हमारा क्या था, C। तो देखो सारे के सारे बल इस पे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, तो एक पॉइंट तो ये मिल रहा है, ठीक है। इसमें तो इस पूरी CG की बात कर रहे हैं, इसमें T लग रहा है, प्रतिक्रिया बल लग रही है, और ये वाला पॉइंट भी इससे ज्वाइन है। तो इस पॉइंट से ये तीनों के तीनों बल ज्वाइन हो गए, W, R और T। अब इसमें क्या लगा देंगे, लामी थ्योरम। यहाँ पे लिख देंगे बाय लामी थ्योरम। लामी थ्योरम का इसमें 3 बलों के अपोज, मतलब एक बल है, बाकी 2 बलों के बीच में बन रहे एंगल के साइन के समानुपाती होते हैं। सबसे पहले हम T बल की बात करते हैं, ठीक है। तो T जो है, T बल और बाकी 2 बल कौन से हैं, W और R। तो T क्या होगा, इन दोनों के बीच में बन रहे एंगल के साइन के समानुपाती होगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो T के अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन 90 डिग्री। फिर बात करते हैं R की। अब R जो है वो T और W के बीच में बन रहे एंगल के समानुपाती होगा। अब ये थीटा है, तो ये नीचे वाला 90 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा। फिर बात करते हैं हम W की। तो जो W है, ठीक है, W जो है वो T और R के बीच में बन रहे एंगल के समानुपाती होगा। अगर ये थीटा है तो टोटल 180 है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल पाई माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल आपको निकालने आने चाहिए। ये निकल गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, T अपॉन में साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। R अपॉन में साइन 90 प्लस थीटा एज इट इज रहने देते हैं, और W साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो साइन थीटा। तो हम इसका फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट लेके चलते हैं, ठीक है। तो बाय पार्ट फर्स्ट एंड थर्ड, इससे हमारे पास यानी इनको रख के चलेंगे, तो हमारे पास T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, W अपॉन में साइन थीटा, ये निकल गई, ठीक है। अब ये T आ गया। अब वो बोल रहे हैं कि अब हमारे पास तनाव भी ही ज्ञात करना है। तनाव ज्ञात हो तो गया, बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी तो कुछ ना कुछ होनी, क्योंकि थीटा तो हमने खुद से लेट करा हुआ है, तो हमें इसकी साइन थीटा की जगह पर भी कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हमें साइन थीटा निकालने के लिए हम काम करते हैं, जिस
ट्राइंगल के अंदर थीटा एंगल बन रहा है उसको देखो। थीटा एंगल, ये वाला जो एंगल है वो किस ट्राइंगल के अंदर बन रहा है? वो बन रहा है ट्राइंगल ए जी पॉइंट और सी। तो ए जी सी के अंदर बन रहा है। अब ए जी सी के अंदर बन रहा है तो हमें क्या निकालना? साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा के लिए रिलेशन क्या निकल जाएगा हमारे पास? लंब अपॉन में करण। ठीक है, तो लंब क्या है? ट्राइंगल ए जी सी की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास 90 का बन रहा होगा, ये करण हो, तो लंब होगा हमारे पास ए सी। ठीक है, और करण होगा सी जी। ठीक है, तो हम करेंगे ए सी अपॉन में सी जी। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं इन ट्राइंगल ए जी सी, यहाँ पे साइन थीटा निकालेंगे तो लंब अपॉन में करण होता है। लंब और अपॉन में करण मैंने अभी बता दिया। लंब हमारे पास कितना है? ये ए सी है और करण कितना है? सी जी। तो ए सी अपॉन में सी जी। ए सी अपॉन में सी जी। अब हमें निकालना है ए सी। ठीक है, क्योंकि सी जी तो निकला ही हुआ है ना। देखो सी जी, सी, ये सी से डी तक तो एल है और डी से जी तक त्रिज्या है इसकी, यानी एल प्लस आर। तो सी जी तो निकला हुआ है, हमें इसका निकालना है ए सी। तो ए सी निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे? ए सी के लिए सी जी में से अगर ए जी माइनस कर दें तो ए सी निकल जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां से पहले सबसे पहले हम निकालते हैं ए सी। तो ए सी की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? सी जी स्क्वायर माइनस ए जी की स्क्वायर, और सी जी कितना है? एल प्लस आर है। ठीक है, तो एल प्लस आर की स्क्वायर माइनस ए जी आर की स्क्वायर, तो ए सी कितना आ जाएगा? रूट में एल प्लस आर की स्क्वायर माइनस आर की स्क्वायर। ए सी निकल गया, सी जी है ही हमारे पास। तो साइन थीटा देख लो कितना आ जाएगा? ए सी। ए सी मतलब रूट में एल प्लस आर की होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में सी जी कितना है? एल प्लस आर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2lr माइनस आर स्क्वायर अपॉन में एल प्लस आर, ये कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा रूट में एल स्क्वायर प्लस 2lr अपॉन में एल प्लस आर। ये आ गई किसकी? साइन थीटा की वैल्यू। ये वैल्यू हमें पुट कर देंगे टी के अंदर। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में साइन थीटा था, क्या था? डब्ल्यू अपॉन में साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो डब्ल्यू डॉट, ये ऊपर चला जाएगा एल प्लस आर और नीचे आ जाएगा रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस 2lr। तो ये हो गया तनाव रस्सी के अंदर जो कि हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसके अंदर हमने यूज करी लामीज थ्योरम। अब लामीज थ्योरम के लिए आपको ये एंगल्स वैंगल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर एंगल बहुत अच्छे से कर रखे हैं आपने तो फिर ये चीजें बहुत इजीली बन जाती हैं, क्योंकि एक फोर्स का जो बल है वो मतलब बाकी दो बलों के बीच बन रहे एंगल के समानुपाती होता है, के साइन के समानुपाती होता है। तो ये देखिए, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बुक में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और ये 3 बल कार्यरत होंगे इस पे, तीनों बल के लिए आपको ये मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था कि तीनों बल अगर साम्यावस्था में तो किसी एक फिक्स पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, मिलने के बाद उस पे अगर एंगल दे रखा तो लामी थ्योरम लगाओ, अगर एंगल नहीं दे रखा तो फिर ट्रायंगल रूल लगाओ, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में लगवा चुकी हूँ। तो ये है क्वेश्चंस लामीज थ्योरम पे। अब इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है जो आपको मिल जाएंगे बुक के अंदर। अब एक बचता है रूल एमएन थ्योरम का, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ लामी थ्योरम और ट्रायंगल रूल पे जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं बुक्स के अंदर वो ट्राई कीजिएगा, बहुत इजीली हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि सारे के सारे फोर्सेस को एक फिक्स पॉइंट से मिलाना है, फोर्स ढूंढने हैं, एंगल ढूंढना है, और जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो कैसे करनी है आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।